नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। साथियों, आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम बात करेंगे बिहार स्पेशल के टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस बीपीएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिहार प्राथमिक भर्ती में भी आपके पेपर में सीधे के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अजय को, ऑप्शन बी कोसी को, ऑप्शन सी सोन को तथा ऑप्शन डी बागमती को। प्यारे बच्चों, नेपाल के गोसाईधाम ग्लेशियर से 7 धाराओं के रूप में कोसी नदी का उद्गम होता है। इन 7 धाराओं में से 4 धाराएं नेपाल में चली जाती हैं, वहीं 3 धाराएं जिनका नाम अरुण कोसी, सन कोसी और तामूर कोसी है, यह कोसी नदी के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। चूँकि बरसात के समय कोसी नदी अपना मार्ग बदल लेती है, जिस कारण बिहार में भीषण बाढ़ देखने को मिलती है, तो इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। साथियों, अगर बात की जाए कोसी नदी किस नदी में जाकर मिलती है, तो बिहार के कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। प्यारे बच्चों, कोसी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के मध्य है। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। वहीं अगर बात की जाए कोसी जल विद्युत परियोजना, इसके अंतर्गत पूर्वी कोसी नहर तथा पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। साथ ही 1978 में कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना की गई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कोसी को होगा। प्यारे बच्चों, कोसी नदी से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दशहरी, ऑप्शन बी जर्दालू, ऑप्शन सी लंगड़ा तथा ऑप्शन डी सफ़ेदा। प्यारे बच्चों, अगर आम की प्रजातियों की बात कही जाए तो दशहरी, चौसा, लंगड़ा, सफ़ेदा, अल्फांसो ये कुछ प्रमुख आम की प्रजातियां होती हैं। इसमें से अल्फांसो आम की किस्म पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी और यह किस्म महाराष्ट्र में प्रमुखता से देखने को आपको मिलेगी। वहीं दशहरी आम की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश दशहरी आम को उपजाने में पहले नंबर पर है। दशहरी आम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मलिहाबाद क्षेत्र में उपजाया जाता है। लंगड़ा आम की अगर बात की जाए तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र लंगड़ा आम के लिए प्रमुख है। प्यारे बच्चों, सफ़ेदा आम की वह प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। इस कारण इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सफ़ेदा होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा नदी और सोन नदी। नर्मदा नदी की बात कही जाए तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं अगर बात कही जाए सोन नदी की तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है और यह गंगा नदी में पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सोन नदी होगा। आइए बिना किसी देर के बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी ताल क्षेत्र में, ऑप्शन सी पठारी क्षेत्र में तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, बिहार की अगर बात कही जाए तो बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। वहीं बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान व गंगा का दक्षिणी मैदान। साथियों, बिहार में गंगा के मैदान का क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवशेष से बना है। वहीं गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवशेष से बना है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का सही उत्तर मैदानी क्षेत्र होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बिहार में तेल शोधक कारखाना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी आरा में, ऑप्शन सी बरौनी में तथा ऑप्शन डी बाढ़ में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से हम बिहार के उद्योग कारखानों के बारे में बनने वाले कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। साथियों, बिहार में सीमेंट उद्योग डालमिया नगर जो कि रोहतास में पड़ता है वहाँ स्थित है। जूट उद्योग पूर्णिया और कटिहार में स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग गया, भागलपुर, पटना और मुंगेर में स्थित है। उर्वरक उद्योग बरौनी में स्थित है। चमड़ा उद्योग पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया में स्थित है। वहीं बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा पटना में स्थित है। तेल शोधक कारखाना बरौनी बेगूसराय में स्थित है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुआ पटना में स्थित है। रेशम उद्योग भागलपुर में स्थित है। टसर रेशम उद्योग बांका में स्थित है। रेल पहिया बेलापुर सारण में स्थित है। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में स्थित है। प्यारे बच्चों, अभी हमने बिहार में प्रमुख उद्योग और कारखानों के बारे में समझा। इस चैप्टर में बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस क्वेश्चन से ही बन जाएंगे, जहां पे हमने इसका डिस्कशन किया है इनमें से ही पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह बरौनी होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी फल्गु तथा ऑप्शन डी कोसी। साथियों, अभी हमने समझा था कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अपना मार्ग बदल लेती है और जब यह मार्ग बदलती है तो बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो इसमें पानी, इसकी जो पानी है, इसके पानी को नहरें बनाकर यूज़ किया जाए, इसलिए इस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी कोसी नदी होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मखान तथा ऑप्शन डी बांस। प्यारे बच्चों, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत में प्रथम स्थान पर आता है। वहीं गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। बांस उत्पादन सबसे अधिक मिजोरम में होता है और मखान का उत्पादन सबसे अधिक बिहार में होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी मखान होगा। आइए बिना किसी देर के बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चमड़ा तथा ऑप्शन डी सीमेंट। प्यारे बच्चों, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने बिहार के प्रमुख उद्योग कारखानों के बारे में चर्चा की थी। वहाँ हमने बताया था कि रेशम उद्योग भागलपुर में, जूट उद्योग पूर्णिया और कटिहार में और सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सीमेंट होगा। अगर बात की जाए चमड़ा उद्योग की तो चमड़ा उद्योग बिहार में पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1260 करोड़ टन, ऑप्शन बी 303 करोड़ टन, ऑप्शन सी 16 करोड़ टन तथा ऑप्शन डी 20,058 करोड़ टन। प्यारे बच्चों, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। वहीं बिहार में सर्वाधिक उत्पादन कोयले का औरंगाबाद ज़िले में होता है। प्यारे बच्चों, कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार का जो आंकड़ा दिया गया है वो 47.96 मिलियन टन दिया गया है। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ बीपीएससी द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 16 करोड़ टन माना गया है। तो आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 16 करोड़ टन है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर तथा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। आइए बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से हम रेलवे क्षेत्र के मुख्यालयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय नई दिल्ली में, दक्षिणी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई में, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय मुंबई में, पूर्वी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कोलकाता में, उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय गोरखपुर में, उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जयपुर में, दक्षिण पूर्वी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कोलकाता में, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट में, उत्तर केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज, दक्षिण केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, पश्चिम केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर तथा पूर्वी केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, दक्षिण पूर्वी केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी। इसी के साथ रेलवे क्षेत्र पे बनने वाले सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हाजीपुर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी मुंगेर तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारे बिहार के साथी इस प्रश्न का फटाफट से आंसर दे देंगे क्योंकि उनको तो पता होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हाजीपुर होगा। बिहार में केले के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है बिहार में वह है हाजीपुर, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हाजीपुर होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, बीपीएससी ने कितनी होशियारी से इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। आप देख सकते हैं अभी पिछले ही क्वेश्चंस में हमने ऐसे क्वेश्चन को देखा था जिसमें पूछा गया था कि बिहार किस खेती में अग्रणी है। वहाँ हमने आंसर दिया था मखान की खेती में। यहाँ उसने उलट के पूछा है कि मखान खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है, तो हमारा आंसर तो ना बदल जाएगा। क्वेश्चन की भाषा बदलने से आंसर नहीं बदलता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन सी बिहार होगा। उत्तर प्रदेश हमें पता है गन्ना उत्पादन में प्रथम है, केरल रबर उत्पादन में प्रथम है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी मुंगेर तथा ऑप्शन डी नालंदा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से हम बिहार में स्थित प्रमुख जलप्रपातों को देख लेते हैं। तेल्हार कुंड कैमूर जिले में स्थित है, करकटगढ़ कैमूर जिले में स्थित है, ककोलत जलप्रपात यह नवादा में स्थित है, ककोलत पहाड़ी पर ये स्थित है, इसलिए इसका नाम ककोलत जलप्रपात है। तुतला भवानी प्रताप ये सासाराम में स्थित है। तुतला भवानी मंदिर के निकट स्थित होने के कारण इसका नाम तुतला भवानी प्रताप जलप्रपात पड़ा है। मंजर कुंड सासाराम में स्थित है, धुआं कुंड सासाराम में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी नवादा होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी कटिहार तथा ऑप्शन डी पटना। प्यारे बच्चों, बिहार का पूर्वी जिला कटिहार है, दक्षिणी जिला गया, पश्चिमी जिला कैमूर तथा उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। अर्थात इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है बिहार का सबसे पूर्वी भाग यानी सबसे पूर्वी जिला, तो वह कौन सा होगा। आपका होगा ऑप्शन सी कटिहार। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी अनुपम झील, ऑप्शन सी सुखना झील तथा ऑप्शन डी कामा झील। आइए बच्चों, यहाँ हम बात करते हैं बिहार में स्थित प्रमुख झीलों के बारे में। बरेल झील वैशाली में स्थित है। कांवरताल झील ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बिहार में प्रथम रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है और ये कांवरताल झील जो है वो बेगूसराय में स्थित है। वहीं गोगाबिल झील की अगर बात की जाए तो गोगाबिल झील जो है वो कटिहार में स्थित है। प्यारे बच्चों, गोगाबिल झील बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र भी है, ये आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। वहीं साथियों, अगर बात की जाए कांवर झील की तो ये कांवर झील आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये बिहार के बेगूसराय में स्थित तो है लेकिन ये एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील कौन है, तो कांवर झील उसका आंसर होगा।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन तथा ऑप्शन डी तर्कशास्त्र। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बहुत ही सरल, सिंपल लेकिन काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर बौद्ध धर्म दर्शन होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी सीथियंस तथा ऑप्शन डी कुषाण। प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि मोहम्मद गौरी के भारत में चार सबसे करीबी गुलाम थे। उनमें से एक था बख्तियार खिलजी, जिसके द्वारा 1204 से 5 ईस्वी के मध्य नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया गया था। यह बख्तियार खिलजी और मोहम्मद गौरी तुर्की थे, तुर्क से आए थे और अफ़गानिस्तान की गजनी में इनका शासन था। यह प्रमुख रूप से मुसलमान थे, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए मुसलमान होगा। प्यारे बच्चों, चंगेज खां एक मंगोल था और बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज होने के कारण ही बाबर के वंश को मुगल वंश कहा गया। मुगलों का शासन आने से पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा विध्वंस कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पीटर मुंडी, ऑप्शन बी विशप हीबर, ऑप्शन सी जॉन मार्शल तथा ऑप्शन डी रॉल्फ फिंच। प्यारे बच्चों, 1599 ईस्वी में भारत में सबसे पहला अंग्रेज जॉन मिल्डे नहाल आया था। वहीं अगर बात करें बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री तो वह रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच नाम का ये एक अंग्रेज अकबर के दरबार में आया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रॉल्फ फिंच होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम मौर्य सम्राट था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अवंती वर्मा, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी नंदीवर्धन तथा ऑप्शन डी जालौक। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसको इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में हत्या कर मगध में शुंग वंश की नींव रखी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बृहदत्त होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई। वहीं गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसी के द्वारा गुप्त संवत चलाई गई। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसी के द्वारा गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। स्कंदगुप्त ही वह गुप्त सम्राट था जिसने हूणों को पराजित किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्कंदगुप्त होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सम्राट अशोक के पिता थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बृहद्रथ तथा ऑप्शन डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर उसका पुत्र बिंदुसार बैठा। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार का ही पुत्र अशोक था जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बिंदुसार होगा।
बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिंबिसार और बिंदुसार में, तो आपको बता दें बिंबिसार ही हर्यक वंश का संस्थापक था, वहीं बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत तथा ऑप्शन डी हिंदी। आइए बच्चों चर्चा कर लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों की। सबसे इम्पोर्टेंट अशोक का जो शिलालेख है वह है 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए पहले शिलालेख की तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख इसमें मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। चौथे शिलालेख में भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नौवें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाली होगा, क्योंकि अशोक के शिलालेखों में प्रमुखता से पाली भाषा मिलती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका तथा ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें मगध के शासन की चर्चा की गई है। वहीं इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसी इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंडिका होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश तथा ऑप्शन डी नंद वंश। प्यारे बच्चों, हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु। इसने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर यह बैठा था। इसके ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध महासंगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ऋषि के द्वारा की गई थी। वहीं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त तथा नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हर्यक वंश होगा। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वज्जित वैशाली, ऑप्शन सी कौशल तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, वज्जी संघ मगध की उत्तर दिशा में 8 गढ़ राज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवा दी और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, लेकिन अजातशत्रु अवंती को अपने मगध शासन में मिला नहीं पाया था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए अवंती होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी स्पार्टा, ऑप्शन डी एथेंस। प्यारे बच्चों, अभी हमने चर्चा की थी वज्जी संघ के बारे में, जिसमें 8 गढ़ राज्यों का एक संघ था। इन्हीं 8 गढ़ राज्यों में से एक सबसे लोकप्रिय गढ़ राज्य था, वह था लिच्छवी, और इस लिच्छवी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। तो आपको आपका आंसर मिल चुका होगा कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो वैशाली में थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वैशाली होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी तथा ऑप्शन डी गंडक नदी। प्यारे बच्चों, अभी हमने चर्चा की थी कि बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण कोसी नदी को माना जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपने मार्ग को बदल लेती है।
जिस कारण बिहार में बाढ़ आती है। तो नदी पथ का मतलब क्या हुआ, नदी का मार्ग। तो नदी के मार्ग को परिवर्तन करना यानी नदी के मार्ग को बदलने का काम कौन करता है सबसे ज़्यादा, कोसी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी कोसी नदी होगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। आपके ऑप्शन हैं जी.के. गोखले, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी श्री दीप नारायण सिंह तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। वहीं बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्री दीप नारायण सिंह होगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन सी जमशेदपुर तथा ऑप्शन डी राजगीर। प्यारे बच्चों, पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम होगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आज के अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राज्य संसाधन को, ऑप्शन बी संस्कृति को, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति को तथा ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति को। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के समय जमींदारी प्रथा लाई गई थी, जिसका एकमात्र कारण था कि वह जमींदार से उस गांव के कर को वसूल कर ब्रिटिश शासन को दिया जाए। यानी इस जमींदारी प्रथा का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, ब्रिटिश के पास रेवेन्यू इकट्ठा हो। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति को लेकर होगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। इसी अगली वीडियो में भी हम ऐसे ही करेंगे और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने टारगेट तक ना पहुंच जाएं। हमारा टारगेट हमने पहली ही वीडियो में आपको बताया था, 700 से 750 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीपीएससी द्वारा अभी तक बिहार स्पेशल में पूछे जा चुके हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर अपने सुझाव दें और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी तैयारी करने में आसानी और सहूलियत महसूस हो।